अगर यूपी को जीत लिया तो समझो इंडिया को जीत लिया। तभी तो बीजेपी ने यूपी को क्या हारा, इंडिया को भी हार गया। जहां 2019 में बीजेपी के खाते में यूपी की 80 में से 62 सीट आई थी, वहीं 2024 में ये 62 सीट्स सिर्फ 36 ही रह गई। और ये तो राम मंदिर बनने के बावजूद हुआ है। सिर्फ बीजेपी क्या, पूरे इंडिया को ही लगा था कि बीजेपी को यूपी में जीतने से कोई नहीं रोक सकता। और योगी जी तो इसको लेकर 100% श्योर थे। लेकिन ये 400 सीट कहां से आ रही है? हम लोग भी अगर कैलकुलेट करते तो 400 का आंकड़ा तो बहुत दूर दिखता है। 80 तो यूपी से ही है। यूपी में 80 कैसे? आपका क्या? मैं क्या कर रहा हूं, 80 तो यूपी से ही है, तो स्वाभाविक रूप से यूपी का अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन होने वाला है। अगर पूरे इंडिया को बीजेपी की यूपी में जीत पर इतना भरोसा था, तो ऐसा यूपी में क्या हुआ जो हम में से कोई भी नहीं देख पाया? क्या जो हमें न्यूज चैनल्स दिखा रहे थे वो ग्राउंड रियलिटी थी या नहीं? चलो आज बताती हूँ आपको इस वीडियो में। पर आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आने वाली वीडियोस को आप मिस नहीं करना चाहोगे। अब चलते हैं अपनी आज के इस टॉपिक की तरफ। इंडियन लोकसभा में 543 सीट्स हैं, जिसमें से 80 सिर्फ यूपी से ही है। मतलब लोकसभा की 14% सीट सिर्फ यूपी की ही है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 2019 में बीजेपी ने 62 सीट्स के साथ यूपी को जीत लिया था, और समाजवादी पार्टी यानी कि एसपी के खाते में सिर्फ 5 सीट्स आई थी। बीएसपी के खाते में 10 सीट्स आई थी। 2014 के इलेक्शंस में भी बीजेपी ने यूपी से 71 सीट्स जीती थी। और इस बार 2024 के इलेक्शंस में इंडिया अलायंस, जिसका हिस्सा एसपी और कांग्रेस थे, उन्होंने 43 सीट्स जीती और बीजेपी ने 2019 के मुकाबले 29 सीट्स हारी। मतलब उन्हें सिर्फ टोटल 33 सीट्स ही जीती। एंड शॉकिंगली बीजेपी यूपी की उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से भी हार गई जहां राम मंदिर लोकेटेड है। हुआ ये कि समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद जी, जो कि पासी यानी कि स्केड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी से हैं और 9 बार एमएलए और 1 बार मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उन्होंने फैजाबाद में यूपी के 2 बार के एमपी लालू सिंह जी को 55,000 से भी ज्यादा वोट से हरा दिया। तो डज दैट मीन कि वहां के वोटर्स को राम मंदिर से प्रॉब्लम थी? नहीं, उन्हें राम मंदिर से नहीं, राम मंदिर के बनने के तरीके से प्रॉब्लम थी। आप इस वीडियो को देखिए। मंदिर बन गया, इसकी खुशी है आपको? मंदिर तो बहुत बना, बहुत खुशी है, हाँ, लेकिन आप विदेश जाने के लिए हम लोग तैयार नहीं है। तो आपका घर भी तोड़ा जाएगा क्या? अरे सब चीज तोड़ा गए महाराज, घर ही आप ही का घर था? तोड़ दिए? तो कुछ पैसा वैसा कुछ नहीं दिए, कुछ हर्जाना नहीं मिला? 1 रुपया नहीं दिए। ऐसे थोड़ी बहुत वीडियोस तो आपने भी देखी होगी, जिसको देखकर आपको लगा होगा कि थोड़े बहुत घर तो तोड़े ही गए होंगे। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि राम मंदिर बनाने के लिए 800 घरों और 2200 दुकानों को तोड़ा गया। कई लोगों का कहना था कि उन्हें कंपनसेशन नहीं मिला, तो कई लोगों का कहना था कि उनके लॉसेस के कंपैरिजन में काफी कम कंपनसेशन मिली। जैसे कि एक जनरल स्टोर ओनर का कहना था कि उन्हें अच्छी कंपनसेशन से अयोध्या में एडीए बिल्डिंग में स्टोर भी प्रॉमिस हुआ था, पर उनके हाथ में सिर्फ 1.5 लाख ही पकड़ा दिए गए। और अब जब इलेक्शंस के रिजल्ट आ गए हैं तो अयोध्या की सिचुएशन और खराब हो गई है। रिजल्ट्स के बाद अयोध्या में टूरिस्ट कम हो गए हैं, जिस वजह से जहां एक रिक्शा ड्राइवर एक दिन में 500 से 800 रुपए कमा लेता था, आज वो सिर्फ 100 से 200 रुपए ही कमा पा रहा है। एंड उनकी दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि वहां के एमएलए काम ही नहीं कर रहे हैं। अयोध्या के लोगों का कहना था कि ना उनके अनएम्प्लॉयमेंट के इशू को, ना महंगाई के इशू को, और ना ही राम मंदिर बनने पर घर तोड़ने के इशू को किसी ने सॉल्व किया। बस उनके एमएलए राम मंदिर के नाम पर ही अपनी इमेज को व्हाइट वॉश करने में लगे थे। अयोध्या में बीजेपी कैंडिडेट्स फ्रीक्वेंटली जाते थे, पर आम लोगों से बिना मिले, उनकी बात बिना सुने, सिर्फ अपनी रैलीज को करके चले आते थे। ऊपर से इलेक्शंस के चक्कर में फैजाबाद से खड़े एमपी लालू सिंह उन बीजेपी लीडर्स में थे जिन्होंने बोला था कि पार्टी को 400 सीट्स चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन बदलने के लिए। और अगली सबसे बड़ी गलती जो बीजेपी ने की थी वो थी उनकी कैंपेनिंग। उनकी कैंपेनिंग में 2-3 स्लोगन्स आम थे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और अब की बार 400 पार। अब इनके अलावा आपने उनका कोई और इलेक्शन कैंपेनिंग में स्लोगन सुना हो तो मुझे बताना। ना उन्होंने नौकरियों का, ना ही महंगाई का हार्डली उन्होंने अपनी कैंपेनिंग में कहीं जिक्र किया, और ये दोनों ही यूपी वालों में मेन कंसर्न थे। और इन गलतियों का फायदा एसपी और कांग्रेस की अलायंस इंडिया ने उठाया। उन्होंने मेन मुद्दा अनएम्प्लॉयमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन पर बीजेपी एमएलए की स्टेटमेंट को बनाया। अपोजिशन इंडिया अलायंस ने क्लेवर स्ट्रेटेजी से बीजेपी के कैंपेन स्लोगन को 400 सीट्स पार्लियामेंट में मांग रहे थे, उसे गवर्निंग पार्टी के अगेंस्ट एक नैरेटिव में बदल दिया। अपोजिशन ने क्लेम किया कि अगर बीजेपी को इतना बड़ा मैंडेट मिल गया तो वो हिस्टोरिकली डिसएडवांटेजेस कम्युनिटीज जैसे कि दलित, जो इंडिया के कास्ट हायरार्की के बॉटम में हैं, उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को छीन सकती है। और इंडिया के अनएम्प्लॉयमेंट का नैरेटिव एक और फैक्टर था जिसने उनके फेवर में और बीजेपी के अगेंस्ट में काम किया।
खासकर ईस्टर्न ज्यादा बैकवर्ड पार्ट्स ऑफ यूपी में, जहां वोटर्स ने कंसिस्टेंटली अग्निपथ स्कीम को चेंज और फ्रीक्वेंट पेपर लीक्स की वजह से एम्प्लॉयमेंट ऑप्शंस क्लोज होने की कंप्लेन की। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने ये मेक श्योर किया कि वो क्राउड से यूथ को अपने व्हीकल पर बुलाया, उनके इश्यूज को सुन सके। इलाहाबाद, जिसे यूपी की कोचिंग हब माना जाता है, वहां कांग्रेस ने अपनी इसी कैंपेनिंग की वजह से 58,000 वोट से जीत हासिल करी। जौनपुर में, जो ईस्ट यूपी में है, एक सिमिलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से है, वहां एसपी का विनिंग मार्जिन ऑलमोस्ट 1 लाख था। अनएम्प्लॉयमेंट यूपी में कितना बड़ा इशू है, आप इसी बात से सोच लो कि यूपी के ग्रेजुएट्स बच्चों को भी वोट चलाने का काम करना पड़ रहा है। इंडिया अलायंस की नेक्स्ट स्ट्रेटजी थी कास्ट पॉलिटिक्स। उन्हें पता था कि यूपी में दलित, एससी, मुस्लिम्स अपने राइट्स को लेकर डरे हुए हैं और इसी चीज पे उन्होंने अपनी कैंपेन को फोकस किया। इंडिया अलायंस की स्ट्रेटजी उत्तर प्रदेश इलेक्शंस में कास्ट बेस्ड इश्यूज को एड्रेस करने पर फोकस थी ताकि उन्हें मेजॉरिटी सपोर्ट मिल सके। उन्होंने सोशियो पॉलिटिकल डिवाइड्स पर ध्यान दिया और प्रॉमिस किया कि एक कास्ट सेंसस करवाएंगे जो सोसाइटी में डिसएडवांटेज्ड पॉपुलेशन और वेल्थ कंसंट्रेशन को दिखाएंगे। इस अप्रोच से ओबीसी, मुस्लिम्स और दलित ने रेजोनेट किया एंड एज अ रिजल्ट उन्होंने लार्जली इंडिया अलायंस को सपोर्ट किया। इवन बीएसपी के यूपी में डिक्लाइन ने भी इंडिया अलायंस को हेल्प किया। देखो, दलित कम्युनिटी की पहले प्रेफरेंस हमेशा से बीएसपी रही थी, पर क्योंकि बीएसपी अब यूपी में ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं रही है एंड क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के हेड मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को अपना पॉलिटिकल हेयर और पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर ड्रॉप कर दिया, ये कहकर कि उसे मेजॉरिटी अटेन करनी है, दलित वोटर्स का एक बड़ा हिस्सा इंडिया ब्लॉक की तरफ शिफ्ट हो गया। अब मुस्लिम्स और दलित तो बीजेपी के अगेंस्ट थे ही, पर यूपी के राजपूत, जो दलित और मुस्लिम्स के बाद वेस्टर्न यूपी में सिंगल लार्जेस्ट कम्युनिटी है, वो भी बीजेपी के अगेंस्ट थे। राजपूत ने तो बकायदा पूरे वेस्टर्न यूपी में बीजेपी को वोट ना करने के लिए कास्ट पंचायत तक ऑर्गेनाइज की थी। वैसे तो यूपी की राजपूत कम्युनिटी हमेशा से भारी मेजॉरिटी के साथ बीजेपी के लिए वोट करती आई है। इस बार क्योंकि बीजेपी ने करोड़ों राजपूत एरिया जैसे कि मुजफ्फरनगर, कैराना, सहारनपुर में किसी राजपूत को टिकट नहीं दी, इसलिए उन्होंने बीजेपी कैंडिडेट्स को बायकॉट करने का डिसाइड किया। बीजेपी ने मुजफ्फरनगर से जाट कम्युनिटी और गुजर कम्युनिटी से बिलोंग करते लोगों को फील्ड किया। सहारनपुर से भी उन्होंने कई राजपूत को फील्ड नहीं किया। नेक्स्ट बड़ा इशू था शुगर केन प्राइसेस। देखो, यूपी इंडिया की सबसे बड़ी शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट है, लेकिन यूपी के ही शुगर केन फार्मर्स खुश नहीं है। बीजेपी गवर्नमेंट ने किसानों के बार बार कहने पर भी शुगर केन के प्राइसेस को नहीं बढ़ाया। यूपी में प्राइसेस सिर्फ 360 पर क्विंटल है, जो कि पंजाब में 386 और हरियाणा में 391, जो कि यूपी के प्राइस से काफी ज्यादा है। प्राइस हाइक्स भी इन्फ्लेशन के साथ पेस नहीं रख पाई और फार्मर्स, जो कि अब फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स के बढ़ते हुए खर्चे की वजह से स्ट्रगल करना पड़ रहा है। और तो और पिछले 3 सालों में कल्टीवेशन एरिया भी लगभग 4000 हेक्टेयर से कम हो गया है, जो अब शुगर मिल्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अब लगातार 2 बार बीजेपी को वोट कर दे और कुछ रिजल्ट या इंप्रूवमेंट ना दिखे, उन्होंने बीजेपी को वोट ना करना ही एक सोल्यूशन समझा। फार्मिंग से जुड़ा एक और बड़ा इशू था, विच वॉज स्ट्रे कैटल, यानी कि आवारा पशु। फार्मर्स स्टेट गवर्नमेंट के पुराने ऑर्डर को रीइंफोर्स करने के डिसीजन से नाराज है, जिसके अकॉर्डिंग फील्ड्स को फेंस करने के लिए बारबेड वायर्स का यूज नहीं किया जाना चाहिए। अब ज्यादातर फार्मर्स प्लेन वायर्स या फिर साड़ी, दुपट्टे, इन सबको बांधकर अपनी फील्ड को प्रोटेक्ट करते हैं, फेंस करते हैं, जिसका कोई यूज ही नहीं है वैसे। और इन्हीं आवारा पशुओं के कारण कई फार्मर्स की तो 30% तक फसल बर्बाद हो जाती है। 2014 और 2019 में तो इन फार्मर्स ने बीजेपी को वोट इसलिए ही दिया था कि इस चीज का कोई ना कोई सोल्यूशन निकाला जाएगा, पर 10 साल बाद भी ये प्रॉब्लम वैसी की वैसी है। और अब तो बीजेपी के साथ वर्षों से जुड़े आरएसएस के लोग भी बीजेपी से नाराज थे। इस बार टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में आरएसएस को ऑलमोस्ट कंप्लीटली नेग्लेक्ट करना, आउटसाइडर्स को प्रेफरेंस देना ओवर कार्यकर्ता जो कि डिकेड से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। और जनरल सेंस की बीजेपी की अब एरोगेंट हो गई है और पहले की तरह ऑर्गेनाइजेशन को जरूरत नहीं समझती। इन सब चीजों ने कार्यकर्ताओं को नाराज कर दिया है, जो पार्टी के इलेक्टोरल मशीनरी के पिलर्स हैं। इवन दे फील कि बीजेपी के अंडर उनकी लाइफ में कुछ भी चेंजेस नहीं आए हैं। इवन आपने देखा ही होगा कि पूरे यूपी में मोदी जी के ही पोस्टर्स थे, योगी जी का नाम तो काफी कम सुनने को मिला था। ये परसेप्शन बन गया था कि मोदी एंड शाह डुओ योगी आदित्यनाथ को यूपी के चीफ मिनिस्टर की पोजीशन से हटाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें फ्यूचर में प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन का पोटेंशियल कंटेंडर देखा जा रहा था। और इस चीज ने बीजेपी के फॉर्च्यून्स को स्टेट में
काफी इफेक्ट किया। ये नैरेटिव तब ज्यादा स्ट्रांग हुआ जब लेट 2023 स्टेट इलेक्शंस के बाद बीजेपी ने राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश में रिलेटिवली अननोन फेसेस को चीफ मिनिस्टर बनाया। मोदी जी को मेन ब्रांड फेस बनाकर बीजेपी में ये ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था कि वो कुछ भी करे, जीतेंगे तो वो ही चाहे यूपी को डेवलप करने वाले सीएम को ही साइडलाइन क्यों ना कर दे। अब इन सब फैक्टर्स के चलते बीजेपी का यूपी में जीतना तो मुश्किल ही था। ना ही बीजेपी इंडिया अलायंस की कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने वाले क्लेम्स के साथ कोई जवाब दे पाई, ना ही कांग्रेस की तरह 8,500 रुपए पर मंथ की स्कीम के सामने कोई अपनी और अच्छी स्कीम रख पाई। उन्होंने बस पीएम नरेंद्र मोदी और राम मंदिर को ही अपना विनिंग के लिए प्रमोट किया। पर बीजेपी ने ऐसा इन 5 सालों में कुछ तो किया होगा कि वो पूरी इंडिया अलायंस से ज्यादा वोट्स जीत पाए। आपके हिसाब से उन्होंने क्या सही किया, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।